हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं की 8th ग्रेड करने जा रहे हैं। ये विज्ञान की 8th ग्रेड है। अध्याय 3 देखेंगे, ऊष्मा। सबसे पहला प्रश्न दिया है, कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। अब इन्हीं आकृतियों के नाम जो हैं इन बक्सों में भरना है। जैसे कि आइसक्रीम की जगह पर आइसक्रीम लिख देंगे, सूर्य की जगह पर सूर्य लिख देंगे, इसमें गर्म पानी और यहाँ पे गर्म प्रेस, ऐसे करके आप और भी लिख सकते हैं। ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती हैं। तो ये हमें गर्म या ठंडी इसलिए लगती हैं क्योंकि कुछ पदार्थ ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर देते हैं, तो इसलिए हमें ये क्या करती हैं, गर्म या ठंडी लगती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पदार्थ ऊष्मा का परिवहन करते हैं, इसलिए वे हमें क्या लगती हैं, गर्म या ठंडी लगती हैं। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप बर्फ के टुकड़े को गर्म पानी के ग्लास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। कुछ जंतुओं के शरीर के तापमान निम्नानुसार हैं, जैसे कुत्ता, भेड़ और खरगोश के दिए गए हैं। उपरोक्त थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया गया है। बताइए इनमें से किसे बुखार है। तो जिस भी जंतु का तापमान ज़्यादा आ रहा होगा सामान्य से, उसे क्या होगा, बुखार। यानी कि भेड़ और खरगोश को क्या है, बुखार है। बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीदकर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे। बर्फ के गोले का पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए। तो बर्फ के गोले को जूट के कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है और दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या होगा। तो धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। थल समीर किसे कहते हैं। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि देखिए समुद्र से आने वाली जो वायु होती है उसे हम समुद्री समीर बोलते हैं, और थल की ओर से ठंडी वायु जो समुद्र की ओर बहती है उसे हम थल समीर कहते हैं। तो समुद्र की ओर लौटने वाली यानी कि बहने वाली वायु जो होगी वो थल समीर कहलाएगी। अगला है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना होता है। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए हैं, इन्हीं को आपको भरना है। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। अगला है, दिन के समय जल की अपेक्षा थल शीघ्र गर्म होता है। समुद्र की ओर से थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर पाते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। अति लघुत्तरी प्रश्न हम करने जा रहे हैं। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा और भी हो सकता है कांच। आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक और कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो चालक में आ जाएंगे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पानी, सारी ही धातुएं। और ऊष्मा के कुचालक हो जाएंगे प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कपड़ा। प्रश्न नंबर 4। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। हाँ, पारे की जगह अल्कोहल या अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह सस्ता है, अपेक्षाकृत कम विषैला होता है एवं निम्न ताप पर भी जमता नहीं है। यानी कि जो अल्कोहल है वो माइनस में जब टेम्परेचर चला जाएगा तब भी नहीं जमेगा। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है। नहीं, क्योंकि बर्फ के टुकड़े का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड रेंज तक का ही तापमान माप सकता है। प्रश्न नंबर 6। आप इसमें ये वाला भी लिख सकते थे कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो केवल शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये भी लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6। यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा।
सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करने से हमें अधिक ठंड लगेगी, क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छे से नहीं रोक सकता। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता, जबकि पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कागज के प्याले में पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता और कागज नहीं जलता। प्रश्न नंबर 8। बूजो ने समान आकार के कपड़े, जिसमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक का रंग काला था, को धूप में सुखाने के लिए रखा। बताइए कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा और क्यों? काले रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्योंकि गहरा रंग का वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर 9। गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जो मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे मानव शरीर का ताप भी लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे मापने के लिए उपयुक्त है। दूध का तापमान अधिक हो सकता है और गर्म दूध के कारण थर्मामीटर में पारा फट भी सकता है। प्रश्न नंबर 10। भूजो ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाला बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, जो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। भूजो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों। धातु का बर्तन ऊष्मा का चालक होता है। बर्तन में ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चालन विधि द्वारा स्थानांतरित हुई, जिससे कि बर्तन सिरे तक गर्म हो गया। ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो पहले हम चालन वाला पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। चालन ठोस में पाया जाता है। अब हम संवहन पढ़ लेते हैं। जब गर्म जल ऊपर उठता है तब ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। यह जब तक चलता रहता है जब तक सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम संवहन कहते हैं। संवहन द्रवों तथा गैसों में होता है। अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्न नंबर 12 का अ वाला देख रहे हैं हम। अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों का चुनाव करेंगे क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत होती है। चूंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए यह अधिक ऊष्मा बनाए रखेगी और इस तरह कंबल अधिक गर्म होगा। ब वाला देखते हैं। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? हाँ, ऐसा संभव है यदि भवन की बाहरी दीवार को ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए। तो वर्तमान में ऐसी ईंटें अवेलेबल भी हैं, है ना। प्रश्न नंबर 13, इसका अ वाला देख रहे हैं हम। बूजो को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूजो को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपकी पाठ्यपुस्तक में ये दे रखी है सुविधाएं। जिसको भी मेरी राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से भी देख के लिख सकता है। आगे हम पढ़ लेते हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद किसी प्रतिरोधी से धोना चाहिए। उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसके बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। अगला देखते हैं ब वाला। डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए।
तो डॉक्टरी थर्मामीटर का आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दे रखा है। इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 26 से बना सकते हैं। इसका वर्णन पढ़ते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा होता है। इस पर एक स्केल भी देखा जा सकता है जिसका परिसर या परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समुद्री समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। तो समुद्री समीर, दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। थल समीर कहते हैं। अब अगला है थल समीर। रात्रि के समय समुद्र का, मैंने यहाँ पे गलती से स्थल लिख दिया था। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम समुद्री समीर कहते हैं। अब थल समीर। रात्रि के समय समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होने लगता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पे ये चित्र भी दे रखा है पेज नंबर 32 पर, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और जो मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ से लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, ये स्थल के ऊपर की गर्म वायु समुद्री समीर कहलाती है। फिर यहाँ स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और ये क्या करती है, थल समीर कहलाती है। आप चाहें तो यहाँ से भी उतार सकते हैं। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। दोनों में मैंने यहाँ पे कॉलम खींच लिए हैं। पहले हम डॉक्टरी वाला पढ़ लेते हैं। इससे शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। उपयोग करते समय इसके बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमापी का ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। इसका बल्ब चारों ओर से पदार्थ से घिरा होना चाहिए। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हिंदी दिवस था और उसके ऊपर मेरे जो बच्चों ने बहुत ही सुंदर सी एक पेंटिंग बनाई थी। यूट्यूब से ही देख के बनाई थी वो पेंटिंग हमने, तो आप उसको भी मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्ड देखते हैं। अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों का तापमान नोट कीजिए। तो हमने सहपाठियों के नाम लिख दिए हैं और उनको जो थर्मामीटर में उनकी रीडिंग आई है वो मैंने लिख दी है। तो आप यहाँ से देख कर उतार सकते हैं। 2 प्रोजेक्ट कार्ड देख रखे हैं हमको। अगला भी देख लेते हैं। किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए। डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का प्रयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबाया जाता है। तो तापमापी को किसी कीटनाशक द्रव में डुबोकर उससे कीटाणु रहित किया जाता है ताकि रोगियों के बीच संक्रमण ना फैले। तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखा जाता है। जीभ के नीचे वाले हिस्से में सबसे अधिक रक्त प्रवाह है और यह हिस्सा ज़्यादा सटीक होता है। अगर थर्मामीटर उसी समय हवा के संपर्क में होगा जब हम उसका तापमान नोट कर रहे हैं तो यह ठंडा हो जाएगा और गलत रीडिंग भी बता सकता है। अगला है शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है क्या। तो हाँ, शरीर के कई हिस्सों पर इसे रखा जा सकता है, जैसे कान के नीचे और बगल में तो आपने रखते हुए देखा ही होगा। शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग। तो मैंने एक ही लाइन में लिखा है कि शरीर के विभिन्न भागों का ताप अलग अलग होता है। जैसे हमें माथा, गला और चेहरा को हम टच करके देखते हैं कि हमें बुखार है कि नहीं, तो यहाँ का अलग होता है। बाकी शरीर का हमारा कैसा होता है, अलग होता है। तो अगर आपको विस्तार से लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे एक ही लाइन में पूछा गया था तो मैंने ये लिखा है।
प्रोजेक्ट कार्य ही है। तो अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।